हेलो हेलो हेलो। चलिए, साउंड क्लियर है। चलिए, अब हम लोग आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आप थोड़ा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम प्रत्येक बच्चे इसे 5-5 स्टूडेंट तक शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना सही होगा। बस आपसे इतना ही चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक पहुँचे। चलिए चलिए, बढ़ाते चलेंगे, थोड़ा शेयर करते चलिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट किया जा रहा है, बस क्लास 5 मिनट में शुरू होगा। आपका क्लास ये 5 मिनट में शुरू होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कम से कम 500 लाइव में जोड़िए सबको। चलिए, ओके, शुरू किया जाए। चलिए, कुछ ग्रुप में इसे शेयर कर दिया जाए, जो बच्चे सब आ जाएं। आप भी तब तक शेयर कर दीजिए। बस 5 मिनट में शुरू किया जाएगा, आप सभी शेयर करें फटाफट। आज देखता हूं कि आपका सपोर्ट कितना मिलता है। शेयर करें फटाफट। चलिए, और बच्चों को जोड़िए। कम से कम 100 बच्चे तो होना चाहिए, तब स्टार्ट किया जाएगा। जल्दी जल्दी शेयर करें इसे। आप कम से कम प्रत्येक स्टूडेंट 5 बच्चों तक शेयर कर सकते हैं। आप 5 बच्चों तक शेयर कर सकते हैं। ओके, जल्दी। आज का सेशन हम लोग का सब्जेक्टिव का सेशन है। चलिए, जल्दी जल्दी जोड़ें सबको। चलिए, हाँ, युवराज कुमार पांडे, बस इतना कर लीजिए बाबू। आपका 95 नंबर तो आ ही जाएगा, बिल्कुल आएगा, एकदम आएगा। 95 नंबर एकदम आएगा। नंबर मैटर नहीं करता है, आपकी नॉलेज रहे ना तो पूरा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। बस ये सोचिए, 90, 95, 80 से मतलब नहीं है यहाँ। यहाँ मतलब ये है कि जितना पढ़ाया जा रहा है आप उसे क्लियर करें, बिल्कुल अच्छा मार्क्स आएगा। अब घबराए नहीं। चलिए, अभी शुरू किया जाए। ओके, सबसे पहली बात कि हम लोग एक बार इसे समझते हैं कि आज हम लोग, जैसा कि ये ब्रह्मास्त्र बैच का आज दूसरा दिन है, इसमें चैप्टर 1 का आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने चल रहे हैं।
और आज जितना भी सब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 का बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन पूछेगा, ये सभी क्वेश्चन उसमें से 90% क्वेश्चन जो होंगे यहीं से होंगे जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। ये कंफर्म रहना है आपको, हम 10% के लिए सस्पेंस लेकर चल सकते हैं, ठीक है। चलिए 90% हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि 90% की तो गारंटी है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें से आएगा, मतलब पहला चैप्टर से इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें एक खुशी महसूस हो, आप सबकी जो हेल्प मिले ना, उससे हमें एक एनर्जी महसूस हो और उसी एनर्जी के साथ हम आपको हमेशा पढ़ाते रहें। बात समझ में आई? चलिए ओके, चलिए सब लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सब्सक्राइब कर पाएंगे उसके बाद ही कोई भी मैसेज कर पाइएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। आज जैसे कि चलिए सॉरी, थोड़ा कैमरा का प्रॉब्लम हो गया था इसलिए उसको सेटिंग को सुधारा गया है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ जैसा कि कुछ क्वेश्चन को पहले आपको दिखाया जा रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ है जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि कुछ सुटेबल एग्जाम्पल के द्वारा, इसका मतलब कि उपयुक्त उदाहरण के सहायता से आपको अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच अंतर स्पष्ट करना है। पहले हम सबसे पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। हाँ बाबू, दिख नहीं रहा है, जहाँ नहीं दिख रहा था वहाँ रोक दिया गया है, नहीं पढ़ाया गया है। कैमरा का ब्लरिंग प्रॉब्लम था, सही हो गया है, सुधर गया है। अब जरा आप ध्यान देंगे, घबराएं नहीं, सब सही है। अब आइए सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को समझते हैं और इसी का सॉल्यूशन हम लोग को करना है। क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी कि आपको अंतर स्पष्ट करना है, उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करना है अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच उपयुक्त उदाहरण के द्वारा अंतर स्पष्ट करें। क्लियर? चलिए दूसरे नंबर में एक्सप्लेन पार्थेनोजेनेसिस, यानी अनिषेक जनन क्या है, इसको उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाएं। तीसरे नंबर में है उस्ट्रस साइकिल, यानी मध्य चक्र क्या है, और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ऋतुस्राव चक्र क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेंड्री, यानी कि आप प्रोटेंड्री से क्या समझते हैं, प्रोटेंड्री क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या इसके लाभ हैं, इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बर्ड, बर्ड्स क्या है, और बलबिल विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि मुकुल क्या है, बर्ड्स के बारे में आप सुने होइएगा। और बुलबिल क्या है, बलबिल, बलबिल जैसे अगेव में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसके द्वारा होता है, ओनियन में, ये सब आप पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट
इन ब्रीफ अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करना है। ये सब्जेक्टिव को एक स्लाइड में दिखाया गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो इस बार के बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। ठीक है, समझिए कि ये छप चुका है। इसमें से क्वेश्चन अगर पहला चैप्टर से आएगा तो बस यही आएगा जो मैं बता दिया आपको, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको पहला चैप्टर में। चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बडिंग, आप मुकुलन से क्या समझते हैं, मुकुलन क्या है, इसका उदाहरण के साथ इसे बताएं। उसके बाद है क्लोन को परिभाषित करें और इसकी एक लाभ तथा एक हानि के बारे में बताएं। अच्छा, उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन में बाइनरी फिजन क्या है, बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन क्या है और बहुखंडन क्या है, उपयुक्त उदाहरण के साथ इसे समझाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी कि कायिक जनन क्या है, कायिक जनन के बारे में बताएं। डिस्क्राइब इट्स टाइप, और इसके प्रकारों का वर्णन करें। बस इसी के बारे में हम लोग को बात करना है। अब हम चलिए, थैंक यू। 100 स्टूडेंट को जोड़ना था, 100 स्टूडेंट जुड़ गया। अब और भी आपकी प्रयास जारी रहे, थोड़े और बच्चे इसमें जुड़े। और ब्राइटनेस का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम ब्राइटनेस का नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है थोड़ा कैमरा का है। कैमरा आज ब्लरिंग कर रहा है, पता नहीं क्यों, तो हम सही करते हैं। चलिए अब ठीक है, ठीक है बाबू। चलिए, सबको अगर अच्छा से दिखाई दे रहा हो तो एक बार कमेंट करके बताएं। चलिए अब हो गया, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, कल ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आज पता नहीं क्यों अचानक से प्रॉब्लम हो गया है, कैमरा जो थोड़ा ब्लर कर रहा है कभी कभी। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को। अब यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, चलिए अब आ जाइए बाबू, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का था, क्वेश्चन के साथ हम यहाँ सॉल्यूशन कराते चल रहे हैं। सबसे पहला हम लोग का जो क्वेश्चन था, इसमें क्या है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। यानी कि लैंगिक जनन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसको अब हम लोग उस दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, चलिए राजा बाबू, जय श्री कृष्ण। वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं बाबू, वॉइस का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, जहाँ तक हमें लग रहा है शायद नेटवर्क का इशू होगा, इसीलिए प्रॉब्लम है। यहाँ से वॉइस सही है। चलिए पुष्कर मिश्रा, जय श्री राम। चलिए अब सुनिएगा, लैंगिक जनन में क्या है बाबू, लैंगिक जनन में कल के क्लास में आप पढ़े थे, जैसे इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट पेरेंट्स, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो विपरीत जनक शामिल होते हैं, और लैंगिक जनन में एकल जनक शामिल होते हैं। बताया था मैंने कल के क्लास में आप लोगों को। ठीक है, लैंगिक जनन में एकल जनक शामिल होते हैं, यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट। ठीक है, चलिए ये बात पिछले क्लास में बताया गया है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ना, इसको सिंगल पेरेंट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो पेरेंट्स हो गया ना, इसको पेरेंट बना लेना है।
ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट यानी कि इसमें एकल जनक शामिल होते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, कल के क्लास में ये हम थ्योरी में भी बताए हुए थे, थ्योरी पोर्शन में बताया गया था। उसके बाद बाबू लैंगिक जनन में गैमिट का फॉर्मेशन होता है यानी कि युग्मक का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में गैमिट का निर्माण नहीं होता है। बात क्लियर है, यानी इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अच्छा, लैंगिक जनन में जाइगोट का निर्माण यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट नहीं बनता है। उसके बाद हमने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होता है, धीमी प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिलताएं हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इलाबोरेट है, बहुत विस्तृत फैला हुआ है, ये विस्तृत प्रक्रिया है, इलाबोरेट प्रोसेस है। लेकिन यह तीव्र प्रक्रिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में अगर हम असेक्सुअल की बात करें तो असेक्सुअल बहुत तीव्र प्रक्रिया है। जब इतना तीव्र प्रक्रिया है कि एक बार आप आंख बंद करके खोलिए तो कई हजार अमीबा के संतान, कई हजार बैक्टीरिया के संतान, कई हजार पड़ोस वाले पैरामीशियम के संतान उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि यह बहुत ही तीव्र प्रक्रिया है, यह आसान प्रक्रिया है और संक्षिप्त प्रक्रिया है, बहुत संक्षिप्त प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि दी इसमें जो ऑफस्प्रिंग दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, यानी अच्छा है, नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, यानी कि इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो आपस में या फिर अपने जनक के समान नहीं होते हैं। दैट इज वेरिएशन अकर्स इन इट, यानी इसमें विभिन्नताएं होता है, वेरिएशन होता है। बात क्लियर है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, कंपेयर करें, अगर हम कंपेयर करें इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन होता है। इसलिए क्लोन होता है क्योंकि हमने बताया आपको कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान उत्पन्न होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं या फिर वो आपस में भी बिल्कुल समान होते हैं, जिसे क्लोन कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि लैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में मियोटिक डिवीजन होता है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। जबकि असेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बोला गया, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोटिक डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन वहीं अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो यहाँ पे मियोटिक डिवीजन यानी अर्धसूत्री तथा माइटोटिक डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन दोनों ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अब आइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ सिर्फ इंग्लिश क्वेश्चन लिखा हुआ है क्योंकि पहला पेज में इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ से परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं बाबू एक्सप्लेन पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है अनिषेक जनन। अच्छा, अनिषेक जनन का मतलब होता है जब कोई फीमेल गैमिट के द्वारा, कोई भी जीव जब मादा युग्मक के द्वारा अपने संतान की उत्पत्ति बिना किसी मेल के करे, यानी इसका मतलब हुआ जब कोई भी जीव या कोई मादा युग्मक के द्वारा नए संतान की उत्पत्ति हो तो उसे कहा जाता है अनिषेक जनन। यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग थ्रू फीमेल गैमिट विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। इसका मतलब होता है, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि जब अनिषेक, यानी कि देखिए पार्थेनोजेनेसिस बोलने का मतलब क्या हुआ कि जब मादा युग्मक के द्वारा नए संतान की उत्पत्ति बिना निषेचन के हो तो उसे क्या कहा जाता है, अनिषेक जनन कहा जाता है, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, मिस्टर शॉर्ट वीडियो, बाबू थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे दीजिए कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। मिर्जा गालिब, क्या क्या डाले हैं भाई। चलिए पढ़ाई पे फोकस करिए। हेलो,
पढ़ाई पे फोकस करिए। मोहब्बत तो बाद में भी कर लीजिएगा, पहले पढ़ लीजिए, 3 महीना एग्जाम बचा हुआ है, 3 महीना बाद मोहब्बत करते रहिएगा, नहीं तो पता चलेगा मोहब्बत के चक्कर में आपका एग्जाम में पता चला लटक जाइएगा पेंडुलम के तरह। देखिए क्या बोले हैं बाबू, देखिएगा हमने क्या बताया, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है अनिषेक जनन। अच्छा, अनिषेक जनन का मतलब क्या होता है कि जब मादा युग्मक के द्वारा बिना निषेचन के नए संतान की उत्पत्ति हो तो उसे अनिषेक जनन कहा जाता है। मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा एकदम, देखिए आप समय को बर्बाद नहीं करें, ठीक है, नहीं तो समय आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि आपके पास मात्र 3 महीने का समय है, ठीक है। तो इसलिए आप पूरे अच्छे से लगे रहें, जैसा हम बता रहे हैं आप समझें, सारी चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लास में ही सब कुछ, यहीं पे लाइव सेशन में ही आपको सारा चीज़ें याद हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो जाएंगे आपका। अब देखिए वही हिंदी में वही बातें, मादा युग्मकों के द्वारा बिना निषेचन के नए संतान के निर्माण के प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है, ठीक है। जैसे ये किसमें होता है, तो कुछ छिपकली में होता है, टर्की पक्षी में होता है, मधुमक्खी में होता है और रोटी फर्श में होता है। ये एग्जाम्पल तो आपको याद रखना होगा। चलिए अब आते हैं, हाँ आगे बढ़ा जाए, ठीक है ठीक है, चलिए पढ़ाई कर लीजिए, बाद में सब मोह माया है, बाद में लिखिएगा बाबू, बाद में उसकी बात होगी। चलिए उष्ट्रस साइकिल की अगर बात करें हम लोग, मध्य चक्र अब क्या है, देखिए एक क्वेश्चन अब यहाँ आपका क्या है कि डिस्क्राइब उष्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3रा नंबर क्वेश्चन कि सर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, यानी कि ऋतुस्राव चक्र क्या है, और उष्ट्रस साइकिल यानी कि मध्य चक्र क्या है, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और उष्ट्रस साइकिल की बात करेंगे। सबसे पहले बाबू ये उष्ट्रस साइकिल क्या होता है, यानी मध्य चक्र क्या होता है, तो द रिप्रोडक्टिव साइकिल विच अकर्स इन ऑल फीमेल नॉन प्राइमेट्स आर कॉल्ड उष्ट्रस साइकिल। यानी कि वैसा जनन चक्र, रिप्रोडक्टिव साइकिल का मतलब होता है जनन चक्र, तो वैसा जनन चक्र जो सभी मादा प्राइमेटों में होता है, वैसा जनन चक्र जो सभी मादा प्राइमेटों में होता है उसे हम मध्य चक्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। मध्य चक्र समझ में आया किसे कहा जाएगा, तो वैसा जनन चक्र जो सभी मादा नॉन प्राइमेट में होता है। कल के क्लास में कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये प्राइमेट और नॉन प्राइमेट क्या होते हैं। अब वो प्राइमेट में जैसे मंकी, ह्यूमन, एप, ये सब शामिल होते हैं, यानी बंदर, लंगूर, चिंपांजी, मनुष्य, गोरिल्ला, गिबॉन, इतना ही जीव है जो प्राइमेट है। और इसके जितने भी फीमेल होते हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ऋतुस्राव चक्र होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय 28 या 29 दिनों का होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो भी जीव हैं जैसे कि मनुष्य या फिर बंदर या लंगूर, एप या गोरिल्ला, गिबॉन, चिंपांजी, ये सब जनन के लिए सक्रिय हो जाते हैं। कब सक्रिय होते हैं, तो ये सक्रिय होते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल में, यानी कि जनन चक्र में। तो अगर आपसे बात पूछा जाए कि बताइए प्राइमेट में होने वाले रिप्रोडक्टिव साइकिल जनन चक्र कौन होते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए नॉन प्राइमेट में होने वाले रिप्रोडक्टिव साइकिल, नॉन प्राइमेट में होने वाले रिप्रोडक्टिव साइकिल कौन है, तो आप क्या बोलिएगा, सर उष्ट्रस साइकिल यानी मध्य चक्र है, ठीक है। तो मध्य चक्र में आप इनके अलावा जैसे मनुष्य, एप, मंकी, चिंपांजी, गोरिल्ला, गिबॉन, इनके अलावा गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बैल, बोका, बकरी, जितना भी जीव है सब इसी में आ जाएगा, नॉन प्राइमेट जीव है। बात समझ में आया, सब के सब नॉन प्राइमेट होते हैं। बाबू अब यहाँ उष्ट्रस साइकिल यानी कि मध्य चक्र है, तो मध्य चक्र में क्या होता है, तो सर ये वैसा जनन चक्र है जो सभी नॉन प्राइमेट में होता है। यानी नॉन प्राइमेट मतलब गाय में, हाथी में, ये बकरी में, मेयर यानी घोड़ी में, बीथ यानी कुत्ती में। बात समझ में आया, तो इस तरह से ये हो गया आपका उष्ट्रस साइकिल की बात है। अच्छा, उष्ट्रस साइकिल में ड्यूरिंग दिस फेज फीमेल्स आर सेक्सुअली एक्टिव, यानी इसमें मादा जो होती है, इस अवधि के दौरान मादा लैंगिक जनन के लिए यानी लैंगिक रूप से सक्रिय हो जाती है, रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एन उष्ट्रस साइकिल इन कैटल इज, कितना होगा, तो 18 से 24 दिनों का होगा। क्या बोला गया, जैसे कि एक नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है, एक सामान्य अवधि जो होता है उष्ट्रस साइकिल करने वाले मवेशियों में, ये 18 से 24 दिनों का होता है, ठीक है, 18 से 24 दिनों का होता है। क्लियर है।
अब आइए बाबू मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको बोलते हैं? तो वैसा जनन चक्र जो सभी मादा प्राइमेटों में होता है। फीमेल प्राइमेट में बाबू, प्राइमेट तो मेल भी हैं, अरे प्राइमेट तो हम लोग भी हैं, पर आपको यहाँ ध्यान से ये बात समझिएगा, फीमेल प्राइमेट बोलना है, ठीक है? बोलते समय गलती मत कर दीजिएगा, सिर्फ प्राइमेट मत बोलिएगा, फीमेल प्राइमेट, यानी कि वैसा जनन चक्र जो सभी प्राइमेट में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। बात क्लियर है? जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो सर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो सभी फीमेल प्राइमेट्स में होते हैं, तो फीमेल प्राइमेट एप हो जाएगा, ह्यूमन मनुष्य हो जाएगा, और मंकी यानी कि बंदर हो जाएगा। बाबू ये बातें आपको क्लियर रखना है, ये बातें क्लियर रखना है कि अब मंकी के जो दादाजी जो हैं वो चिंपांजी हैं, हम लोग के पूर्वज वही ना थे जी, तो मतलब किसी इसी में से किसी के नाना जी बाबा जी ये लोग जो होंगे उनके बाबा जी लोग बहुत पहले का जो ये अगर देखा जाए इवोल्यूशन, तो सबसे पहले चिंपांजी को हम लोग दादाजी नाना जी बोलते होंगे, एक जमाना होगा, ठीक है? तो वही हमारे पूर्वज हैं। तो इस तरह से याद रखना है। अब मंकी के मौसी की बेटी है कौन? गोरिल्ला। अच्छा, लंगूर के रिलेटिव हैं, इनके संबंधी हैं गिबॉन, यानी लंबी पूंछ वाला बंदर एक होता है, एक काला मुख वाला बंदर होता है, एक चिंपांजी होता है जो हम लोग का पूर्वज है, जो सबसे समझदार बंदर है। तो इस तरह से हम लोग अच्छा बाबू, युवराज बाबू, गेस पेपर का एमसीक्यू टॉफ है? कोई टॉफ नहीं है, हम करा देंगे, घबराए नहीं आप, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब सुनिए, अब यहाँ आप फोकस करेंगे। हमने क्या बोला आपको? हम बोले कि इस फेज के दौरान, हाँ, तो आपको इसमें एग्जाम्पल में ध्यान में रखना है कि लंगूर, मनुष्य और बंदर, इनके अलावा चिंपांजी, गोरिल्ला, गिबॉन उनके अपने रिलेटिव्स हैं, तो ये नाम तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं, इस अवधि के दौरान फीमेल जो होते हैं सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, यानी कि लैंगिक रूप से सक्रिय होते हैं, ठीक है? चलिए, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 टू 29 डेज, यानी 28 टू 29 डेज, यानी कि अगर हम बात करें नॉर्मल जो ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो कितने दिनों का होता है? तो 28 से 29 दिनों का होता है, ठीक है? 28 से 29 दिनों का होता है। बाबू आदित्य बाबू, आपको जो पीडीएफ मिलेगा ये अपने टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिस्ट में है, आप वहां से ज्वाइन करें, ठीक है? आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ, आप घबराएं नहीं, ठीक है? क्लास के बाद, क्लास के एंड में आपको ये मिलेंगे। चलिए अभी क्लास को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए पहले, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए अब आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई प्रोटेंड्री? अच्छा, प्रोटेंड्री क्या है? अब प्रोटेंड्री क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या लाभ हैं? चलिए अगर हम बात करें प्रोटेंड्री का, तो सबसे पहले प्रोटेंड्री का मतलब होता है यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर मैच्योर बिफोर द फीमेल ऑर्गन। देखिए क्या बोला गया है, प्रोटेंड्री एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पुष्प में नर जनन भाग मादा जनन भाग से पहले परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है? उसी को प्रोटेंड्री कहा जाता है। क्या बोलेंगे प्रोटेंड्री? तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें नर जनन अंग जिसमें पुष्प के नर जनन अंग मादा जनन अंग से पहले परिपक्व हो जाते हैं, उसे प्रोटेंड्री कहा जाता है। क्लियर? उसे क्या कहा जाता है? प्रोटेंड्री कहा जाता है। चलिए बाबू, किसी को साउंड का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं, साउंड का प्रॉब्लम नहीं ना है? साउंड का कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी, कष्ट, पीड़ा, कुछ भी? ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा बाबू, सब कुछ मिलेगा, आप घबराएं नहीं, बस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है? सब कुछ मिलेगा, घबराएं नहीं, ठीक है? ये ऐसा दरबार है जहां सब कुछ मुफ्त में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आएगा, 100 में 100 आएगा बाबू, सर्वर इमाम बिल्कुल आएगा, 100 में 100, घबराएं नहीं बिल्कुल। चलिए हम आप लोग का भी कमेंट देख रहे हैं, चलिए आगे बढ़े हम लोग। प्रोटेंड्री एक ऐसा स्थिति है जिसमें पुष्प का नर जनन अंग मादा जनन अंग से पहले परिपक्व हो जाता है, ठीक है?
अच्छा, अब ये परिपक्व इसलिए होता है जिससे कि स्वपरागण की स्थिति नहीं हो, यानी जिससे स्वपरागण नहीं होता है, स्वपरागण से रोक लिया जाता है। यानी अब तो आपको पता है बाबू, सेल्फ पोलिनेशन, अगर ज्यादा सेल्फ पोलिनेशन होगा तो फिर उससे नए कॉम्बिनेशन, नए वेरिएशन नहीं बनेंगे ना। तो प्रोटेंड्री से तो फायदा है ही। अगर आप लाभ की बात करें तो एक लाभ तो ऐसे ही हो गया, एक लाभ ये हुआ कि सर इसमें नए कॉम्बिनेशन बनने के संभावनाएं ज्यादा होते हैं इसलिए क्योंकि प्रोटेंड्री एक ऐसा स्थिति होता है जिसमें नर जनन अंग मादा जनन अंग से पहले परिपक्व हो जाते हैं। इस कारण से दोनों एक साथ अगर परिपक्व होते तब उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ मैच्योर होते ना, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता, स्वपरागण होता। लेकिन अलग अलग मैच्योर हो रहे हैं, पहले मेल मैच्योर हो गया, फीमेल बाद में मैच्योर होगी, तो इस तरह से क्या होगा कि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, स्वपरागण नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो लाभ अगर हम बात करें तो इट कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पॉलन लॉस्ट टू सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि यह स्वपरागण के कारण नष्ट होने वाले पराग की मात्रा को कम कर सकता है। इसका लाभ यही है। पहला लाभ तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोटेंड्री में क्या होता है, तो प्रोटेंड्री के कारण सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, यानी स्वपरागण से, सेल्फ पॉलिनेशन से छुटकारा पाने के लिए हम प्रोटेंड्री हमारे लिए बेहतर भी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या हुआ, इट कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पॉलन लॉस्ट, यह पराग कण के लॉस्ट को कम कर देता है, घटा देता है, टू सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण के कारण। देखिए, यह स्वपरागण के कारण नष्ट होने वाले पराग की मात्रा को कम कर सकता है। कौन कम कर सकता है, तो ये प्रोटेंड्री के कारण कम होता है। तो यह है प्रोटेंड्री का कारण। चलिए बाबू, आप चाहें तो पीडीएफ को कॉपी में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ हम नहीं लिखें और आप मोतिहारी के निकट में हैं, तो आप पीडीएफ हमारे यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। फोटोकॉपी का जो चार्ज होगा वो दे दीजिएगा और ले लीजिएगा। ठीक है। चलिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, इनके बेनिफिट्स। प्रोटेंड्री के पहला बेनिफिट तो देख लिए। दूसरा बेनिफिट है इट कैन इंप्रूव द एक्सपोर्ट ऑफ पॉलन, यानी यह पराग के निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप जानते हैं ना, यानी आयात निर्यात, तो ये पराग के निर्यात में सुधार कर सकता है। पराग के निर्यात में सुधार करता है। कौन करता है? प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री के कारण पराग के निर्यात में सुधार होता है। उसके बाद इट कैन इंप्रूव द सक्सेस ऑफ सीयरिंग। सीयरिंग मतलब होता है संतान की उत्पत्ति, संतानोत्पत्ति, इसको बोलते हैं हम लोग संतानोत्पत्ति यानी सीयरिंग। ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, इट कैन इंप्रूव द सक्सेस ऑफ सीयरिंग, यानी कि यह संतान उत्पत्ति की सफलता में सुधार कर सकता है। कौन? प्रोटेंड्री। जाहिर सी बात है, आपको बताया गया था सेल्फ पॉलिनेशन अगर करते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण के कारण क्या होगा कि बिल्कुल समान लक्षण प्राप्त होंगे, नए लक्षण, नए कॉम्बिनेशन प्राप्त नहीं होंगे, जो नए इवोल्यूशन के लिए यानी कि विकास के लिए जरूरत नहीं होता है। आपको पता है ना, विकास इवोल्यूशन तभी होगा जब वेरिएशन होगा, यानी विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, मतलब माता पिता से उनके बच्चे जब भिन्न होंगे। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेहतर माना जाता है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, वेरिएशन उत्पन्न होता है इसीलिए। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन उत्पन्न नहीं होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक के, अपने पेरेंट के या आपस में बिल्कुल समान होते हैं। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत बेहतर होता है, बेटर होता है। ठीक है। तो इसका कारण यही है क्योंकि वहां वेरिएशन हो रहा है। प्रोटेंड्री का मतलब क्या हुआ? प्रोटेंड्री के कारण वेरिएशन हो रहा है, यानी कि विभिन्नताएं हो रहा है, इसलिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है। चलिए, तो यहां से आप लोग देख लेंगे अभी जो बताया गया है आपको, ये इन दोनों, इनका जो लाभ बताया गया है, इस लाभ पे ध्यान रखेंगे। लाभ पूछा जाता है और पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बर्ड्स एंड बल्बिल विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए, यानी सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको बर्ड और बल्बिल के बारे में बताना है। ठीक है, बर्ड और बल्बिल के बारे में आपको बताना है।
चलिए यहाँ पे बर्ड क्या होता है, तो सबसे पहले सुनिएगा, बर्ड यानी मुकुल, और बल्बिल एक आप पढ़े हैं। अच्छा देखिएगा, बर्ड क्या है, बर्ड एक प्रकार का, बर्ड इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल मेथड, यानी कि बर्ड एक प्रकार का अलैंगिक जनन की विधि है, थ्रू व्हिच, जिसके द्वारा न्यू ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, जिसके द्वारा नए संतति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मुकुल क्या है सर, मुकुल अलैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन के या अलैंगिक जनन के विधियों का एक, अलैंगिक जनन का एक विधि होता है, अलैंगिक जनन के विधि का बोल सकते हैं कि एक प्रकार है, अलैंगिक जनन की विधि का एक प्रकार है मुकुलन। अच्छा, जिसके द्वारा क्या होता है, नए संतान की उत्पत्ति होती है। अब बात आता है कि सर ये मुकुलन किसमें किसमें होता है, बर्डिंग किसमें होता है, तो ईस्ट और हाइड्रा में। जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे, जस्ट इसके आगे इस क्वेश्चन को हम बताए भी हैं, एक और क्वेश्चन इस पे है तो उसको समझाया गया है इसमें, जैसे कि पेरेंटल बॉडी में सबसे पहले मुकुल का यानी कि बर्ड का निर्माण होता है, ये है बर्ड, और फिर यह मुकुल जब मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होकर परिपक्व होकर एक समय ऐसा आता है जब ये इस शरीर से, मतलब कि इस बॉडी से अलग हो जाता है, और बिल्कुल अलग होकर, ये अलग होकर नए संतति के रूप में, ये जो अलग निकला ये न्यू ऑफ स्प्रिंग बन जाता है, यानी कि नए संतति के रूप में विकसित होता है, नया संतान के रूप में विकसित होता है। क्लियर? विवेक कुमार, पीडीएफ बाबू लेट नहीं जाता है, क्लास के बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पहले आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, घबराएं नहीं आप। चलिए, टेलीग्राम चैनल का नाम है डांसर आदित्य सिंह, डांसर हटा दीजिए, या डांसर है तो बहुत अच्छा बात है। चलिए, नहीं तो बहुत बच्चे इंस्टाग्राम वाला नाम रख लेते हैं, गेमर उमर नाम रखते हैं। बाबू ये टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी, जो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, चलिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है युवराज पांडे, लॉन्ग क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिए। चलिए अब सुनिएगा, तो मुकुलन में हमने आपको क्या बताया कि इसमें सर जनक के शरीर से मुकुल बर्ड निकलता है, और यह मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान के रूप में विकसित होता है। क्लियर हुआ? यानी कि सर मुकुल एक प्रकार का अलैंगिक जनन का विधि है, मुकुल एक प्रकार का अलैंगिक जनन का विधि है जिसके द्वारा नए संतान उत्पन्न होते हैं, और किसमें होते हैं, तो ईस्ट और हाइड्रा में होते हैं। क्लियर है? चलिए, क्लियर, आगे बढ़ें अब। चलिए, साथ ही साथ बाबू आप लोग शेयर भी करते चलिए, शेयर करिए, लाइक करिए, लाइक आपका बहुत कम है, लाइक चाहिए आप सभी का, बस इतना सपोर्ट आप बनाए रखें अपना। ठीक है, सब बच्चे लाइक करें, बस एक ही बार लाइक करिएगा, 2 बार लाइक नहीं करना है, अगर लाइक कर दिए हैं तो दोबारा नहीं लाइक करेंगे। चलिए, अच्छा, बल्बिल का मतलब क्या होता है, तो सर ये एक प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का विधि है। देखिए, बल्ब में या बल्बिल में इतना ही अंतर है कि बल्ब जो है ये लैंगिक जनन का एक प्रकार का विधि है, और बल्बिल जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक प्रकार का विधि है। अच्छा, जिसके द्वारा नए संतान की उत्पत्ति पौधों में की जाती है। बल्बिल क्या है, तो सर बल्बिल कायिक जनन की एक विधि है, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसके द्वारा पौधों में नए संतान की उत्पत्ति होती है। क्लियर है? चलिए, जैसे ये किस में होगा, अगैव में होगा, अगैव, अगैव हिंदी में इसको बोलते हैं ओनियन यानी प्याज, गार्लिक यानी लहसुन, लहसुन, ये बातें याद रखना है। इन सभी में किसके द्वारा होगा, तो बल्बिल के द्वारा कायिक जनन होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, शॉर्ट लॉन्ग दोनों है बाबू, आनंद राज, दोनों मिलेगा आपको, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिलेगा। जितना इसमें पढ़ा दिया गया आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछने वाला है, बस आप टेस्ट जो देंगे सब्जेक्टिव का, सेंटर पे जो टेस्ट होगा, इससे कुछ एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी मिलेगा। मतलब कि आपकी तैयारी जो है इतना ही से नहीं, अभी टेस्ट दीजिएगा तो और बेहतर बनाई जाएगी, लेकिन हम जितना आपको यहाँ बोर्ड पे पढ़ा दिए इससे अलग आपसे नहीं पूछने वाला है, आप कंफर्म रहें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कल होगा इसका, ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल ध्यान देंगे, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कल लेके आएंगे, 100 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। उसके पहले आप सब थ्योरी को पढ़ के रेडी रहें, सब्जेक्टिव को पढ़ के रेडी रहें, 2 क्लास आप देखकर रेडी रहेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे अब तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो उन सभी बच्चों को मिल सके। ठीक है।
चलिए, अच्छा कल का क्लास कितने लोग किए हुए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। कल का क्लास कितने लोग किए हुए हैं, हम आप सब आपके कमेंट को देख रहे हैं। ठीक है, कल का क्लास कितने लोग किए हैं, और क्लास जरूर करेंगे, क्लास छोड़ना नहीं है। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, आप सब क्लास जरूर करें, क्लास छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा अब आते हैं बाबू, ये रेगुलर आपको क्लास मिलेगा, आप घबराएं नहीं, हम खाएं या ना खाएं लेकिन आपको जरूर खिलाएंगे, घबराएं नहीं एकदम, बिल्कुल ठीक है, आपको निश्चिंत रहना है। ठीक है, बोर्ड तक हम आपके साथ बने रहेंगे, बोर्ड के एग्जाम के एक रात पहले तक बने रहेंगे पढ़ाने के लिए। अच्छा उसके बाद आप आ जाइए, 6 नंबर क्वेश्चन है, राइट अ नोट इन ब्रीफ अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त वर्णन करना है। जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त वर्णन करना है। तो अलैंगिक जनन आपको पता है, यानी कि जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। जब संतान की उत्पत्ति अलैंगिक जनन के द्वारा हो तो उसे उसे क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। चलिए, अब अलैंगिक जनन का आपको क्या करना है, अलैंगिक जनन का एक बार गुण भी लिख देना है। बाबू आपको यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर एक संक्षिप्त विवरण देना है आपको, यानी अलैंगिक जनन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब ये अलैंगिक जनन के बारे में कैसे आप बताएंगे, तो अभी जस्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन तो आपको पता हो ही गया। अब हम शुरू में ही पहला क्वेश्चन ही जो आपको बनवाए थे, उस क्वेश्चन में असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलग अलग पार्ट में बांटकर अंतर बताए हैं। ठीक है, अंतर बताया गया है, तो वहां से आप लक्षण लिख लीजिएगा, पूरा 5-6 लक्षण लिखवाया गया है, इसके गुण को वहां से लिख लेंगे, यानी सी फर्स्ट क्वेश्चन, यानी पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखेंगे और वहां से आप इसके कैरेक्टर को लिख लेंगे, गुण को लिख लेंगे। क्या क्या गुण होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बोलिए सब लोग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का गुण होगा कि सर इसमें एकल जनक शामिल होते हैं। उसके बाद क्या बोलेंगे सर, इसमें पहला नंबर में बोलिएगा, बाबू अगेव का हिंदी, अमित कुमार, अगेव का हिंदी अगैव ही होता है, अगैव, अगैव। ठीक है, अगेव का हिंदी अगेव होता है। ठीक है, चलिए, ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, आप देख लेंगे वहां से। ठीक है, चलिए थैंक यू फैयाज आलम, थैंक यू, 5 लोगों के पास शेयर, बहुत बढ़िया। बाबू आप घबराएं नहीं, हेलो, क्वेश्चन का हिंदी के लिए परेशान नहीं होना है। ये क्वेश्चन का हिंदी जो है, पहला पेज में जब आप जाइएगा तो शुरुआत में ही डाला गया है। ठीक है, पीडीएफ वहां आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप घबराएं नहीं, हिंदी का क्वेश्चन का शुरुआत में ही है, आपको परेशान नहीं होना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बडिंग, यानी कि आप मुकुलन से क्या समझते हैं। मुकुलन क्या है, तो मुकुलन की अगर बात करें तो मुकुलन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा विधि है जिसमें जनक के शरीर में मुकुल का निर्माण होता है। जनक के शरीर में किसका निर्माण होता है, जनक के शरीर में मुकुल का निर्माण होता है, और मुकुल जब परिपक्व हो जाता है तो जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान के रूप में विकसित हो जाता है। बात समझ में आया क्या, हमने क्या बोला कि इस विधि में जनक के शरीर से मुकुल का निर्माण होता है। यानी कि मुकुलन क्या है, मुकुलन से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण को लिखिए। तो इस विधि में जनक के शरीर से मुकुल का निर्माण होता है और परिपक्वता के बाद यह मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान के रूप में विकसित होता है। बात समझ में आया, नए संतान के रूप में विकसित होता है, जैसा कि आप यहाँ पे बडिंग हाइड्रा में देख रहे हैं। मुकुलन जो होता है ईस्ट और हाइड्रा दोनों में ही होता है। यहाँ हम आपको बडिंग के बारे में एक एग्जाम्पल, यहाँ एक फिगर के थ्रू आपको समझा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाबू हम लोग के पास समय भी कम है, हम लोग अभी जो है कम समय में ज़्यादा कंटेंट को लेकर आए हुए हैं, और बिल्कुल कम समय में हम लोग एक दिन में एक चैप्टर को शॉर्ट वीडियो में खत्म किया था हमने। अच्छा, दूसरे दिन आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को खत्म किए, तीसरे दिन हम ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन को खत्म करेंगे। अगर इस तरह से आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव 100 करके, आपके पास 16 चैप्टर के लिए 1600 क्वेश्चन होते हैं, और 1600 क्वेश्चन में से ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 35 क्वेश्चन नहीं बने।
एकदम नहीं हो सकता बाबू। गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि 35 का 35 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए ये वीडियो में से आएगा, और ये वीडियो भी रहेगा यूट्यूब पे, मैं डिलीट नहीं करूंगा, आप वहां से मिला सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे जितना अगर 2 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जितने आते हैं, 35 नंबर के आते हैं, हम आपको प्रत्येक चैप्टर में अगर 10-10 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन, अगर 10-15 10-15 ऐसे लगवाएं तो 10-10 क्वेश्चन भी आपका होता है 160 क्वेश्चन होता है, और 160 क्वेश्चन में आपको सिर्फ बनाने होते हैं 13 क्वेश्चन। तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट भी होगा, टेस्ट भी होगा बाबू, टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा और ऑफलाइन टेस्ट सब्जेक्टिव का होगा। ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, वो क्विज भी होगा टेलीग्राम पे, आप जुड़े पहले, धीरे धीरे सब आपको मालूम चल जाएगी। अब आइए बर्डिंग हम लोग हाइड्रा में देखते हैं। हाइड्रा में कैसे बर्डिंग होता है, जैसे कि ये पेरेंटल हाइड्रा है, मतलब कि जनक का हाइड्रा हुआ। ठीक है, जनक का बॉडी है ये हाइड्रा का। इसमें धीरे धीरे देखिएगा यहाँ छोटा सा बर्ड निकलना शुरू हुआ, यहाँ धीरे धीरे बर्ड का डेवलपमेंट हुआ और थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि इतना डेवलपमेंट हो गया कि बेचारा ये अलग निकल गया। बात समझ में आया? जब यहाँ मैच्योर हो गया ना, तो मैच्योर होने के बाद ये अलग हो गया, और अलग होकर ये नए संतान के रूप में, यानी नए हाइड्रा के रूप में डेवलप होने लगा, विकसित होने लगा। ठीक है, अब इस तरह से बर्डिंग, इसी को मुकुलन कहते हैं। यानी कि सर इस विधि में यह अलैंगिक जनन का एक विधि होता है जिसमें जनक के शरीर में मुकुल यानी बड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मुकुल यानी कि बड का निर्माण होता है, और परिपक्व होकर यह मुकुल जनक के शरीर से अलग हो जाता है और नए संतान के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को बडिंग यानी कि मुकुलन कहते हैं। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, उम्मीद कर सकते हैं बाबू कि सबको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। क्लास में आप एकदम कंसंट्रेट रहें, बोर्ड पे फोकस करें, कमेंट पे फोकस बाद में कर लेंगे। ठीक है, कमेंट पे बाद में फोकस कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन ऑन रहता है, बाद में आपको जितना कमेंट करना है उतना कमेंट कर लीजिएगा, आपका कमेंट हम शेयर भी कर देंगे। ठीक है, अभी आप पहले पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए। आइए, इस विधि में जनक के शरीर से मुकुल का निर्माण होता है, और परिपक्वता के बाद यह मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान के रूप में विकसित होता है। ठीक है, जैसे ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा में ऐसा प्रक्रिया होता है। ठीक है, अभी हमने आपको फिगर के द्वारा भी समझाया है, फिगर के द्वारा भी अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, अब आइए बाबू यहाँ पे जैसे डिफाइन क्लोन, क्लोन को परिभाषित करें। क्लोन क्या होता है? गिव वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ क्लोन। यानी क्लोन क्या है? तो क्लोन फोटोकॉपी, कार्बन कॉपी। यानी कि आप बोल सकते हैं सर क्लोन का मतलब होता है कि जब मान लीजिए कि जनक के शरीर, जब कोई भी जीव आनुवांशिक रूप से और आकारिकी रूप से बिल्कुल समान हो, तब उसे हम लोग बोलते हैं क्लोन। बात समझ में आया? क्लोन क्या है बाबू? अखिलेश, चलिए अखिलेश यादव, हाँ, इतना कमेंट नहीं कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए, अच्छा, अगर हम बात करें क्लोन का, तो जब कोई भी जीव आनुवांशिक रूप से और आकारिकी रूप से बिल्कुल समान हो तो उसे क्लोन कहा जाता है। यानी कि द मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन। क्लियर है? चलिए, उसके बाद अगर इसके हम एडवांटेज की बात करें, यानी इसका लाभ क्या है, अब क्लोन का लाभ क्या है, तो भाई क्लोन का लाभ यह है, क्लोनिंग कैन प्रोड्यूस डिजायर्ड माइक्रोब्स इन लार्ज क्वांटिटीज। देखिए, क्लोन का मतलब होता है बिल्कुल फोटोकॉपी। तो अगर मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि इसका फोटोकॉपी तैयार करना, जैसे कि ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है, ये डायरेक्ट दिख जाएगा। मान लीजिए हम चाहते हैं इसका फोटोकॉपी तैयार करना, यानी इसका क्लोनिंग करना, तो इसका जो कॉपी तैयार होगा वो बिल्कुल इसी के बिल्कुल समान होगा। तो पहला लाभ तो ये दिख गया कि सर अगर हम चाहें ना तो इसकी बहुत भारी संख्या, इसकी बहुत बड़ी संख्या जो है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसकी बड़ी संख्याएं जो है, इसके बिल्कुल समान ही संख्याओं को हम डेवलप कर सकते हैं। क्लोनिंग से एक फायदा ये होता है, बिल्कुल समान, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, विभिन्नताएं नहीं होगी, क्योंकि ये किसका प्रोसेस है? क्लोनिंग। क्लोन जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, और इसलिए जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो संतान उत्पन्न होते हैं ना, वो अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़े अब। ओके, अब आ जाइए, यानी क्लोनिंग से बड़ी मात्रा में वांछित, यानी आप अपने इच्छा के अनुसार सूक्ष्म जीवों का उत्पादन कर सकते हैं। तो क्लोनिंग से बड़ी मात्रा में वांछित सूक्ष्म जीवों का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है,
अच्छा उसके बाद बाबू हिमांशु, कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। हिमांशु गुप्ता, कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, घबराए नहीं, कल होगा बिल्कुल। सिद्धार्थ सिंह, थैंक यू वेरी मच। विवेक कुमार, थैंक यू। चलिए अब डिसएडवांटेज की बात किया जाए। हम लोग अब बात करेंगे क्लोन का क्या हानि है, इसका क्या हानि है, क्लोन का नुकसान क्या है। तो इट क्रिएट्स आइडेंटिकल जीन, ये क्या करता है कि एक समान ही जीन को उत्पन्न करता है। क्योंकि क्लोनिंग में क्या होगा कि एक समान जीन उत्पन्न करेगा तो आनुवांशिक विभिन्नताएं इसमें नहीं होगी, यानी कि आनुवांशिक रूप से जीव भिन्न भिन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया क्लोनिंग का मतलब होता है कि जब कोई भी जीव बिल्कुल आनुवांशिक रूप से और आकारिकी रूप से समान हो तब उसको क्लोन कहा जाता है। तो अगर क्लोन हो रहा है तो ज्यादा क्लोन होगा तो वहां सबसे पहली बात की विभिन्नताएं नहीं होगी, वेरिएशन नहीं होगा, और वेरिएशन नहीं होगा तो पृथ्वी का विकास भी नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि इट क्रिएट्स आइडेंटिकल जीन, यानी कि इसका हानि यही है कि क्लोन जो होता है ये समान जीनों को उत्पन्न करता है। क्लोनिंग से क्या होता है, समान जीन उत्पन्न होते हैं जिससे विच कैन रिड्यूस द एबिलिटी टू एडॉप्ट, जिससे एडेप्टेशन की संभावनाएं घट जाती है। जिससे क्या होता है बाबू, आनुवांशिक विविधता कम हो जाएगा। इसमें बात समझ में आया, आनुवांशिक विविधता जो है इसमें कम हो जाएगा। गोलू जायसवाल, क्या बाबू, दिल को इस कदर तड़पाया ना करो, तुम बिन एक पल भी जी नहीं सकेंगे। किसको बता रहे हैं भाई, हमसे एहसास बार बार दिलाया ना करो, काहे। अभी बायोलॉजी पढ़ना है ना, पहले बायोलॉजी पढ़ लिया जाए, उसके बाद एहसास की बात होगी। मैसेज करिएगा ना, देखेंगे मैसेज में आपको थोड़ा बहुत एहसास की बात होगी। प्रिया यादव, हाँ पीडीएफ मिलेगा बाबू, टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। चलिए पढ़ाई करें गोलू, गोलू बाबू पढ़ाई करिए। चलिए हमने क्या बोला कि डिसएडवांटेज, इसकी कमी, इसकी हानि क्या है इससे। तो सर इसमें क्या होगा कि आनुवांशिक विभिन्नताएं कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि क्लोनिंग से सामान्य जीन उत्पन्न होते हैं, समान जीन उत्पन्न होंगे, बिल्कुल एक समान जीन उत्पन्न होंगे क्लोनिंग करने से, जिससे अनुकूलन क्षमता कम हो जाता है। एडेप्टेशन की क्षमता, यानी जीवों को लंबे समय तक बने रहने की क्षमता, किसी अन्य जगहों पर एडेप्टेशन अनुकूलित होने की क्षमता घट जाती है। ठीक है, तो ये बातें याद रखना है आपको, क्लोनिंग के बारे में यही बातें हैं। अगला पॉइंट है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यानी कि द्विखंडन और बहुखंडन क्या होता है। बाइनरी फिजन जो है, अब देखिएगा द्विखंडन का मतलब होता है बाबू जब जनक के शरीर दो अलग अलग खंडों में टूट जाते हैं, सॉरी दो बराबर खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हों तो उसे द्विखंडन कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा व्हेन पेरेंटल बॉडीज आर divided into two equal parts and each of which grow to form new offsprings are called binary fission। तो बाइनरी फिजन क्या है, बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि जब जनक के शरीर दो बराबर भागों में टूट जाते हों और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित होते हों तो उसे द्विखंडन कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर। जैसे ये किसमें होगा तो सर अमीबा में, बैक्टीरिया में, पैरामेशियम में, यूग्लिना में और इकोलाई में। ठीक है, यहाँ हिंदी अगर चाहते हैं आप लिखना तो लिख सकते हैं अमीबा। ठीक है, अमीबा में। अच्छा बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, जीवाणु, यानी कि जीवाणु में। अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा, पैरामीशियम में, पैरामेशियम। ठीक है, पैरामेशियम में। अच्छा यूग्लिना में। चलिए प्रताप बाबू, प्रताप बाबू 2023 में पढ़े थे, 12 किए हुए थे।
नीट में अच्छा रैंक आ रही है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छा, नीट में आपका 695 नंबर आया है, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन बाबू। लाइव थोड़ी देर में खत्म होगा, घबराए नहीं। यूग्लिना, चलिए यूग्लिना, ये हिंदी इसका हो जाएगा यूग्लिना। और ये इकोलाई, इकोलाई का पूरा नाम है इसरेसिया कोलाई, जो एक तरह का जीवाणु होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। अगला क्वेश्चन है बाबू, जैसे कि ये देख लीजिए, अमीबा में कैसे, ये पैरेंटल अमीबा हो गया, और ये किस प्रकार से, ये सबसे पहले इसका केंद्रक जो होता है इलोंगेट हो जाता है, लंबा हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इनका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य जो होते हैं टूटते हैं, ठीक है। और जैसे ही बॉडी अलग अलग होता है, पहले तो इनका न्यूक्लियस अलग अलग होता है, तब इनका साइटोप्लाज्म अलग अलग होता है, यानी कि कोशिकाएं अलग अलग होती है। और इस तरह से इनके डॉटर सेल यानी ये संतति कोशिका बन गया, दो संतान इनका तैयार हो गया। बात समझ में आया। चलिए अब आते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब होता है बहुखंडन। बहुखंडन का मतलब होता है जब जनक के शरीर दो से अधिक भागों में टूट जाते हों। जब जनक के शरीर दो से अधिक भागों में टूट जाते हों और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हों, तो उसे बहुखंडन कहा जाता है, ठीक है। अब इसको आप एक बार देख लीजिए, हिंदी में वही बातें हैं, जब जनक के शरीर दो से अधिक भागों में विभाजित हों और प्रत्येक भाग नए संतान के रूप में विकसित हो, तो उसे बहुखंडन कहा जाएगा, ठीक है। यानी कि व्हेन पेरेंटल बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू मोर देन टू पार्ट्स एंड ईच ऑफ व्हिच ग्रो टू फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड मल्टीपल फिजन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग, ये तो क्लियर होगा सबका। देखिए अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। अमीबा बाबू द्विखंडन भी करता है, बहुखंडन भी करता है। कल के क्लास में समझाए थे आप लोग को, फेवरेबल कंडीशन में यानी कि अनुकूल परिस्थिति में अमीबा और बैक्टीरिया जो है ये बहुखंड मल्टी क्या बोलते हैं, सॉरी, बाइनरी फ्यूजन करते हैं, यानी द्विखंडन करते हैं। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में यानी कि विषम परिस्थिति में ये मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा, अमीबा और बैक्टीरिया ये अनफेवरेबल कंडीशन में यानी विषम परिस्थिति में बहुखंडन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और यही अमीबा और बैक्टीरिया जब अच्छा समय चल रहा होता है, तो उस समय में ये बाइनरी फ्यूजन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, द्विखंडन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी कि फेवरेबल कंडीशन में। प्लाज्मोडियम जिसके द्वारा मलेरिया होता है, कल के क्लास में हमने आपको बताया था, प्लाज्मोडियम भी एक तरह का प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, जीवाणु, अमीबा इत्यादि, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। रंजन ब्लॉग बाबू, क्रैश कोर्स ही चल रहा है, अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, और क्रैश कोर्स ही आप अभी पढ़ रहे हैं, ये सब क्रैश कोर्स है। अच्छा आप देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है कि पेरेंटल बॉडी कई भागों में टूट गया, दो से अधिक भागों में टूट गया, और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो गया। देख रहे हैं, प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो गया। तो इस तरह से बहुखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब इट्स टाइप। लास्ट क्वेश्चन है बाबू, लास्ट क्वेश्चन है। सब लोग लाइक करें, बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बिल्कुल सिद्धांत सिंह, हम आपके साथ हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल 90 नंबर आएगा, एकदम पूरा मन लगा के पढ़ें तब आएगा। कमेंट पे कम ध्यान देना है, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, कायिक जनन क्या है, और इसके प्रकारों का वर्णन करें। देखिए बाबू, कायिक जनन का मतलब होता है जब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया, यानी कि जब अलैंगिक जनन पौधों में होता है, तो उसे कायिक जनन कहा जाता है। क्या बोले हमने, क्या बोला मैंने, कि जब अलैंगिक जनन पौधों में होता है तो उसे कायिक जनन कहा जाता है। अच्छा, कायिक जनन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, इसका हिंदी यहाँ पे आप लिख लेंगे, या हम जो नोट्स देंगे उसमें लिखा हुआ रहेगा। जब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पौधों में हो तो उसे कायिक जनन कहा जाता है, ठीक है। जब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पौधों में हो तो उसे कायिक जनन कहा जाता है। जो नोट्स आपको दिया जाएगा उसमें हिंदी यहाँ लिखा हुआ रहेगा, आप घबराएं नहीं। चलिए, इसके दो प्रकार होते हैं बाबू। प्रकार की बात करें, कितने प्रकार का होता है कायिक जनन, तो कायिक जनन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन, एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये पौधों के कायिक भाग के द्वारा, यानी पौधों के वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा होता है, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा होता है। और सुहेल अख्तर, बहुत बढ़िया बाबू, खाना भी बना रहे हैं और लाइव क्लास भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। खाना पे भी ध्यान देना है और क्लास पे भी ध्यान देना है, दोनों जरूरी है।
ठीक है, दोनों जरूरी है एकदम जीने के लिए और आगे लाइफ में अपने कैरियर को अच्छे तरह से बनाने के लिए, ऊंचाइयों पर जाने के लिए पढ़ाई भी जरूरी है और जीने के लिए आपको खाना भी जरूरी है, दोनों जरूरी है एकदम। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए अब आइए, यहाँ पे कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे सर खाना बनाने में देरी हो रही है। भाई बाद में बना लीजिएगा, पहले थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। आप कान में सुनते रहिए, बनाते रहिए खाना, सब बात समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे। अब इसके प्रकार की हम जो बात कर रहे थे बाबू, कायिक जनन का मतलब होता है ना, कायिक जनन का मतलब हुआ पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन को ही कायिक जनन कहा जाता है। कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? तो सर नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। अच्छा, पौधों में कायिक जनन पौधों के कायिक भाग के द्वारा होता है, यानी कि इन प्लांट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाई वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। पौधों में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? पौधों में बाबू कायिक जनन पौधों के कायिक भाग के द्वारा होता है। पौधों में कायिक जनन पौधों के कायिक भाग के द्वारा होता है, ठीक है। इन प्लांट्स, ये बात भी आप बोल सकते हैं, इन प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इन प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इन प्लांट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन occurs by vegetative parts of plant, यानी पौधों में कायिक जनन पौधों के कायिक भाग के द्वारा होता है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? पौधों में कायिक जनन पौधों के कायिक भाग के द्वारा होता है। अब जैसे पौधों के कायिक भाग कौन कौन होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट, तो जैसे रूट यानी जड़, स्टीम यानी तना, और लीव्स यानी पत्तियां। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए पौधों में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो पौधों में कायिक जनन पौधों के कायिक भाग के द्वारा होता है। अब पौधों के कायिक भाग कौन कौन से होते हैं? तो जड़, तना और पत्ती। कौन कौन होगा? जड़, तना और पत्ती। तो ये बातें आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है, कि कायिक जनन किसको कहा जाएगा? तो सर पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन को कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन, अब देखिएगा प्राकृतिक कायिक जनन क्या है? तो जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा स्वतः हो, यानी खुद से हो, यानी कि when new plants are arised from parental part of when new plants are arised from, यानी कि जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा होगा। when new plants are arised from vegetative parts of plant by itself, यानी खुद हो, स्वतः हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। और अगर बात करें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, यानी कृत्रिम कायिक जनन का, तो कृत्रिम कायिक जनन का मतलब होता है जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा मनुष्य के मदद से हो, तो उसे कृत्रिम कायिक जनन कहा जाता है। तो कुछ पौधे स्वतः उत्पन्न होते हैं और कुछ पौधों को उत्पन्न होने के लिए मनुष्य की मदद होती है, मनुष्य के मदद से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य के द्वारा उत्पन्न कराया जाता है। तो जो पौधे मनुष्य के द्वारा उत्पन्न कराए जाते हैं, यानी कि जिस पौधे के कायिक भाग के द्वारा मनुष्य अगर ये नए पौधों को उत्पन्न करते हों, तो उन्हें कहा जाएगा, उन्हें क्या कहेंगे? कृत्रिम कायिक जनन, यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए अच्छा, अब सुनिएगा, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ, जैसे कि अगला क्वेश्चन, हटाइए इसको, हटाते हैं यहाँ से। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका जो सॉल्यूशन है आपको नोट्स में मिल जाएगा। इसके नीचे का 2 पॉइंट जो है, यानी कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या है, तो जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा स्वतः हो, यानी खुद से हो, तो उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कृत्रिम कायिक भाग के द्वारा मनुष्य के मदद से हो, तो उसे कृत्रिम कायिक जनन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, ये बात पे भी ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहली बात, विकल्प तो बहुत है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के। क्या बोला हमने? विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, ठीक है। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, और वो संकल्प हमारा क्या है? ये हमारा ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स, जो आपको लेकर जाएगा मंजिल तक मात्र 45 दिनों में 90 पार, यानी कि
सब लोग 90 दिनों में 90 पार, हमने 45 दिनों में 90 पार का वादा किया है। बस 45 दिन, आज से 44 दिन और पढ़ेंगे और आप सबका सपोर्ट चाहिए। बाकी मेरे तरफ से जितना होगा, हम एग्जाम तक आपके लिए फ्री अवेलेबल हैं। आपको जो भी चाहिए, नोट्स चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, आपके लिए हम अवेलेबल हैं। क्विज कराना, क्वेश्चन देना, टेस्ट के लिए सब कुछ, आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल जो अभी दिया जा रहा है, आप चुपचाप आंख बंद करके उसे पढ़ें, ठीक है बाबू। किसी भी जीवन का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, आप किसी शॉर्टकट पे भरोसा नहीं रखेंगे। और आपको पता होना चाहिए, आपको एक वैसा कौवा बनना है, वैसा कौवा बनना है जिस कौवे को, देखिए कौवा जो होता है ना, एक पतले से डाल पर भी बैठता है, पतले से डाल पे बैठता है, जबकि उसको पता है कि ये मेरे से भी हल्का है और ये डाल टूट जाएगा। मतलब ये डाल जो है हल्का है, पतला है, कमजोर है, अगर मैं बैठूंगा तो ये डाल टूट सकता है, उसको पता रहता है, फिर भी वो ये गलती करता है। इसलिए गलती करता है क्योंकि डाल से ज़्यादा उसको भरोसा खुद पे होती है। तो इसलिए आपको भरोसा टीचर से ज़्यादा अपने आप पे होना चाहिए कि अगर जिस प्रकार से डाल के टूटते ही कौवा नीचे नहीं गिर सकता है, उड़ जाएगा लेकिन नीचे नहीं गिरेगा, उसी तरह आपको भी बनना है कि सर के पढ़ाने के बाद पहला प्राथमिकता आपका बनता है कि आप कितना मेहनत घर पे कर रहे हैं। मैं आपके साथ 1 घंटा के लिए हूं, लेकिन आप घर पे आप बाकी 24 घंटा के में से 23 घंटे में क्या कर रहे हैं, ये उस पर निर्भर करता है, आपके माहौल पे निर्भर करता है। तो इसीलिए अब 3 महीने तक मोबाइल से दूर रहें और पढ़ाई अच्छे से करें, ध्यान से करें, आप बिल्कुल सफल होंगे। और इस बार 90 में, ये 100 में 90 पार बिल्कुल आपका मार्क्स रहेगा। आप पूरे ईमानदारी के साथ मेहनत करें। पहला हमने बात बताया ये आपको, आप मेरे पे भरोसा करें पर मेरे भरोसे नहीं बैठें, आगे बढ़ते जाएं, मेहनत करते रहें, जो मैं पढ़ाता हूं उसको कंप्लीट करते चलें एकदम। ये इतना तो भरोसा करना होगा, बस इतना भरोसा करना है कि मैं जो दूं उसको पढ़ जाना है बस। और डेली क्लास आपको करना है, डेली का क्लास ये चलेगा, क्लास कभी रुकेगा नहीं, 44 दिन तक और क्लास ये चलेगा। ओके, अगर मान लीजिए किसी को पढ़ाने, अभी जो भी हम लोग पढ़े हैं उसके रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है तो आपके डाउट को सॉल्व कराया जाएगा। 5 मिनट के लिए हम आपको समय दे रहे हैं, तब तक कोई भी आप डाउट पूछ सकते हैं। चलिए हम भी आपको आपके कमेंट को देख के आपका जो भी डाउट है उसको बता देते हैं, ठीक है। चलिए कोई भी डाउट अगर है तो बोलिए। चलिए विवेक कुमार, थैंक यू। नोट्स मिल जाएगा बाबू, आनंद राज नोट्स मिल जाएगा। क्लास के बाद आप लोग को टेलीग्राम में वहाँ से नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में है, यहाँ से जुड़ जाएं। अच्छा, इनमें से जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू, सबसे पहले कि आप सब्सक्राइब कर लें। देसी बालक, थैंक यू। अच्छा डाउट नहीं है, चलिए थैंक यू। डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया। अच्छा, नीट का कट ऑफ का जो है ये अभी तो इस बार का अगर देखा जाए तो इस बार कुछ झोल ज़्यादा हो गया था, इस कारण से कट ऑफ बहुत हाई पे पहुंचा है। ये 680 प्लस है, 680 प्लस है। थैंक यू गाली बनवर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। मेरे अच्छा पढ़ाने से आपको डाउट नहीं हुआ? अच्छा, मेरे अच्छा पढ़ाने से आपको डाउट नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन आप भी अच्छा से पढ़ाई किए, अच्छे से समझे, इसीलिए आपको डाउट नहीं हुआ। थैंक यू। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। अखिलेश यादव, नोट्स रेडी है भाई, नोट्स मिल जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन, अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन भाई इतना आसान क्वेश्चन है। प्रोटेंड्री का मतलब होता है ना, सुनिए, प्रोटेंड्री का मतलब होता है जब पुष्प में नर जनन अंग मादा जनन अंग से पहले परिपक्व हो जाए। जब पौधों में
सॉरी, जब फ्लावर में, पुष्प में नर जनन अंग मादा जनन अंग से पहले परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो उसी को प्रोटेंड्री कहा जाता है। बात समझ में आया? अच्छा, प्रोटेंड्री से क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या हैं कि बाबू अगर मान लीजिए प्रोटेंड्री में क्या होगा ना कि अगर दोनों एक साथ मैच्योर हो जाएंगे ना तब उसमें सेल्फ पोलिनेशन होगा, लेकिन दोनों अलग अलग मैच्योर होंगे तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, यानी उसमें क्रॉस पोलिनेशन की संभावना बढ़ जाएगी। बात समझ में आया? चलिए, यही बातें हैं। बाकी इसके अगर लाभ की बात हम लोग करें तो बेनिफिट्स इसका है कि इट कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पॉलन लॉस्ट टू सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कि यह स्वपरागण के कारण नष्ट होने वाले पराग की मात्रा को, स्वपरागण में जो पराग की मात्रा नष्ट होती है उसको कम कर देता है, घटा देता है। ठीक है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन को ये कम कर दे रहा है, रोक दे रहा है। इट कैन इम्प्रूव द एक्सपोर्ट ऑफ पॉलन, यह पराग के निर्यात में क्या करता है, यह पराग के निर्यात में सुधार कर सकता है। आयात निर्यात जो होता है ना, पराग को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, लाना, ताकि उसके द्वारा क्रॉस पोलिनेशन हो, तो ये उसको भी सुधार कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, यह इट कैन इम्प्रूव द सक्सेस ऑफ सियरिंग, यानी कि यह संतान उत्पत्ति की सफलता में सुधार कर सकता है, संतान उत्पत्ति की सफलता में भी सुधार कर सकता है। चलिए बाबू, सब मिलेगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे, जब हम लोग आएंगे तो उसको भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। अब सेशन को एंड किया जाए, फिर मिलते हैं हम लोग कल ऑब्जेक्टिव के साथ, और इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे। उसके पहले आप लोग जितना भी पढ़ाया गया है पूरे रिवीजन कर लीजिए, सब्जेक्टिव का और थ्योरी का। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में बहुत मजा आने वाला है, 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टाइमिंग यही 6:30 रहेगा। आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए कल से ये सुधर जाएगा, आप घबराएं नहीं। 6:30 PM में आप जरूर जुड़ेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट सभी को। और कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, हम तो बोलना ही भूल गए, कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, मेला घूमने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छा से करेंगे। अब मेला पे थोड़ा कम ध्यान देंगे क्योंकि ये प्रत्येक साल आने वाला है, एग्जाम भी प्रत्येक साल आएगा, ये सोचकर परेशान नहीं होना है, इसी साल एग्जाम निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग दशहरा में घूम भी लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन पहले पढ़ाई पे ध्यान देना है। ओके, चलिए, हैप्पी नवरात्रि सभी को, थैंक यू।